फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो होगी ऐसे इंडियन राइटर के ऊपर जिसने ना सिर्फ अपने ही देश में बल्कि देश विदेश में ग्लोबल पर्सपेक्टिव वे से उसने काफ़ी नाम और फेम कमाई है। मैं आज बात करने जा रही हूँ मुल्कराज आनंद की, जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के। और इनकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है मेमोरेबल प्रोटेस्ट नॉवल, जिसको हम कहेंगे दैट इज़ अनटचेबल। अनटचेबल जो है वो आपकी 1935 में आई। और इसने जो मुल्कराज आनंद हैं वो हमेशा सोशल रिफॉर्म की बात करेंगे, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन एंड मिजरीज को दिखाएंगे, रियलिस्टिक टर्म्स को ये शो करते हैं, रियलिस्टिक इंडिया को ये शो करते हैं। तो मुल्कराज आनंद का जो हमें याद रखना है वर्क, वो क्या है? सबसे पहला वर्क है उनका अनटचेबल। अनटचेबल जो कि उन्होंने 1935 में लिखा था। उसके बाद उनका दूसरा वर्क आता है जो कि एक स्टोरी है ऑफ एन इंडियन पुअर सोसाइटी के ऊपर, जिसका नाम है कूली। अनटचेबल के बाद अगर आपको सिंक्रोनाइज्ड वे में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनको इनके ईयरली वाइज क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाओ, तो सबसे पहले आपका अनटचेबल आता है, देन आपका कूली आता है जो कि 1936 में आया था, फिर आपका टू लीव्स एंड अ बर्ड आता है। और इसकी जो राइटिंग्स थी वो उसमें थोड़ी बहुत ये अपना मिक्स वे में लिखा करता था, मिक्स स्टाइल में लिखता था, पंजाबी, हिंदुस्तानी इडियम्स वगैरह ये यूज़ करते थे उसमें। इनके जो जन्म है, पेशावर में इनका जन्म हुआ, इन खालसा कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई करी। मैं उस चीज़ पर नहीं जाऊँगी क्योंकि ये सब मटेरियल आपको जो है यूट्यूब पर या बहुत सारी गूगल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको मेन पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर बताने जा रही हूँ। अब जो मुल्कराज आनंद थे, उन्होंने इस टाइप की राइटिंग को क्यों वो किया था, एप्रिशिएट किया था, या फिर इसी टाइप की राइटिंग्स में वो क्यों इंडल्ज हुए थे? तो इसके पीछे भी उनकी फैमिली की एक ट्रेजेडी हुई थी। उस ट्रेजेडी में इन्होंने जो रिजिडिटी ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम है उसको देखा था। उसको देखा, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इनकी फैमिली के अंदर ही उनकी आंट ने सुसाइड कर लिया था और उनकी पूरी फैमिली को एक्सकम्युनिकेट कर दिया था, क्योंकि इनकी फैमिली ने किसी मुस्लिम विमेन के साथ में कुछ खाना खा लिया था, जिस वजह से अनटचेबिलिटी का, एक्सप्लॉयटेशंस का, और ये जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, कास्टिज्म का जो इन्फ्लुएंस था, इन्होंने बचपन से ही देखा था। और मुल्कराज आनंद ने जो है वो काफ़ी अच्छे एक्टिविस्ट भी थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए भी उन्होंने काफ़ी लड़ा था, और वो इसके पीछे जेल भी गए थे। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड को काफ़ी इफ़ेक्ट कर गई, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी राइटिंग में एक्सप्लॉयटेशन, कास्टिज़्म और आपका ये क्या कहते हैं, अनटचेबिलिटी के थीम्स एंड टॉपिक्स को लिया है। उसके बाद जो इन्होंने अपना राइटिंग करियर था वो कहाँ से स्टार्ट किया था? इंग्लैंड से स्टार्ट किया था। इन्होंने सबसे पहले टी.एस. इलियट की क्राइटेरियन मैगजीन के अंदर लिखना शुरू किया था। उसके बाद ड्यूरिंग द 19 एंड 30s इन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। बहुत सारी स्पीचेस ये इंडिया लीग में दिया करते थे। फिर आई इनकी 1935 इनकी पहली नॉवल आई जो कि अनटचेबल थी एंड वाज पब्लिश्ड। देखो, एक क्वेश्चन तो ये बनता है, विच इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ मुल्कराज आनंद? तो अनटचेबल हो गया, इनका पब्लिश्ड ईयर 1935 हो गया। what is the theme of the untouchable? That is expose the dark side of India's untouchable caste system. तो इन्होंने untouchable caste system को एक्सपोज करने की कोशिश करी है। ये जो नॉवल है बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन है। कितनी लैंग्वेजेस में ये नॉवल लिखी हुई है? एक हिंदी में लिखी हुई है और पंजाबी ईडियम्स भी इसमें यूज किए हुए हैं, और हिंदी पंजाबी ईडियम्स यूज किए हुए हैं, लिखी तो इंग्लिश में ही है। देन इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, इनको लाइक जो भी नॉवेल्स थे, ये अपना वर्नाकुलर नहीं छोड़ते थे, अपने अपने जो राइटिंग स्किल्स में अपना जो लोकल भाषा का इन्फ्लुएंस होता है वो नहीं छोड़ते थे। और इसी वजह से जो है मिस्टर आनंद को किसका रेपुटेशन मिला हुआ था? चार्ल्स डिकेंस का। चार्ल्स डिकेंस आपको पता होगा, जो अपने देश के एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में या चाइल्ड लेबर के बारे में वो ज़्यादा बात करते थे। तो इसी तरीके से मुल्कराज आनंद भी अपने देश के कास्टिज्म, अपने देश के एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में, रेसिज्म के बारे में बात करते थे। तो देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। एक तो सबसे पहले इनका जो लिटरेरी वर्क था
वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। इन्होंने कौन सी मैगजीन में लिखना स्टार्ट किया था? क्राइटेरियन मैगजीन में लिखना स्टार्ट किया था। सेकेंड इज इनका कंपैरिजन इंग्लैंड के कौन से ऑथर से किया जाता है या इंटरनेशनल लेवल पे कौन से ऑथर से किया जाता है, तो वो हो गया आपका चार्ल्स डिकेंस। अब हम बात कर लेंगे उसी सेम ईयर में इन्होंने जो है ही फाउंडेड द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। इन्होंने जो है प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन में पार्टी उसके ये मेंबर बन गए थे। दो राइटर्स के साथ में, एक साजिद जाहिर थे, एक अहमद अली थे। और उसके बाद 1937 में मुल्कराज आनंद जो थे, उन्होंने इंटरनेशनल ब्रिगेड इंटरनेशनल ब्रिगेड को भी ज्वाइन कर लिया था इन द स्पेनिश सिविल वॉर। उस टाइम पर ड्यूरिंग दैट पीरियड ही रॉट न्यूमरस एसेज एंड आर्टिकल्स। नाउ इन 1939 एंड 1942 इन्होंने अपने लिटरेचर के ऊपर और फिलोसफी के ऊपर लेक्चर्स देने स्टार्ट किए। और लेक्चर्स कहाँ से देने स्टार्ट किए इन्होंने? लंदन काउंटी काउंसिल एडल्ट एजुकेशन स्कूल्स एंड द वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशन में इन्होंने कुछ लेक्चर्स भी दिए। 30s 40s में इनका हो गया। उसके बाद 30s 40s में फिर इन्होंने इंडिया में आकर क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज ब्रिटिश लेबर पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया। नाउ अब हम बात करेंगे। अब देखो ये सारी बातें कहाँ तक थी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पीरियड में थी। अब ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड मुल्कराज आनंद जो हैं उन्होंने एज अ स्क्रिप्ट राइटर भी काम किया, एज अ ब्रॉडकास्टर भी काम किया इन द फिल्म और बीबीसी लंदन में। ठीक है। उसके बाद में इन 1946 ही लॉन्च उन्होंने एक मैगजीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने एक मैगजीन को लॉन्च किया अबाउट फाइन आर्ट जिसका नाम था मार्ग। मार्ग किसकी मैगजीन का नाम है? मुल्कराज आनंद की मैगजीन का नाम है। और इसको बेसिकली किसने फंड किया था? JRD टाटा ने, टाटा ग्रुप ने इसको फंड किया था। फिर 1947 में आनंद जी जो हैं वो वापस ये इंडिया में आ गए थे। इन 1948 टू 1966 इन्होंने अपना जो टाइम पीरियड है 1948 से लेकर 66 तक वो टीचिंग में स्पेंड किया। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में वो एज अ प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर वहां पर उन्होंने काम किया था। नाउ इन 1965 टू 1970 आनंद जो है उन्होंने एज अ चेयरमैन भी सर्व किया अपने आप को। ललित कला अकेडमी, आई थिंक आप सभी ने लिटरेचर स्टूडेंट्स हो तो आप सभी ने इसका नाम बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। तो वहाँ ललित कला अकेडमी के चेयरमैन भी वो रह चुके हैं। 1970s he also became the president of लोकायत्या ट्रस्ट। फिर 1970s में ये प्रेसिडेंट बन गए लोकायुक्त ट्रस्ट के, जहां पर आफ्टर विच ही क्रिएटेड अ कम्युनिटी। उन्होंने एक कम्युनिटी को भी क्रिएट किया और कल्चरल सेंटर बनाया, हौस खास विलेज, सबने नाम सुन रखा होगा। दिल्ली का बहुत ही फेमस पार्ट है ये, जगह है ये। फिर उसी साल में उन्होंने इंटरनेशनल प्रोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन किया था और ये इनका काम था कंट्रीज को अवेयर करना। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसकी मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। इन 1938 मुल्कराज आनंद जो है उन्होंने शादी करी थी एक इंग्लिश एक्ट्रेस से और कम्युनिस्ट से जिनका नाम था कैथलीन। ठीक है। उसके बाद वो दोनों वहीं पर क्या कहते हैं आपका ये लंदन में रहना शुरू कर दिया और इनकी बेटी का नाम था सुशीला। इनकी मैरिज जो है वो ज्यादा दिन नहीं चली थी। 1948 में इन्होंने डाइवोर्स कर लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने एक पर्शियन क्लासिकल डांसर से शादी करी, शिरीन वाजिबदार। उसके बाद इन 1950 में ये शादी करी थी, 2 साल बाद डाइवोर्स के। फिर 2004 में जो है मिस्टर आनंद जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। डेथ का रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ निमोनिया एट द एज ऑफ 98 आई थिंक बहुत अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है। जो आनंद थे वो हमेशा से सोशलिस्ट थे, लिटरेचर उनके पास था, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में वो काम करते थे। वो एक मेंबर थे प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के। उनके काम जो है वो बेसिकली आपको बहुत ही पॉपुलर वर्क्स हैं उनके। फिर से मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, अनटचेबल 1935, कुली 1936। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा टू लीव्स एंड अ बर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, टू लीव्स एंड अ बर्ड, जो कि एक कॉफी प्लांटेशन के ऊपर बेस्ड है, 1937। द विलेज 1939, द विलेज, अक्रॉस द
ब्लैक वाटर्स एंड द सॉर्ड एंड द सिकिल, ये तीनों जो है ट्रायोलॉजी में इनका काम करती हैं। तो ट्रायोलॉजी अगर पूछी जाएगी तो आपका क्या आ जाएगा, द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द सॉर्ड एंड द सिकिल। ठीक है। तो और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका, द बिग हार्ट। बिग हार्ट जो है वो कौन सी ईयर में आया, 1945 में आया। लॉस्ट चाइल्ड एक शॉर्ट स्टोरी है, सभी ने 8-9 क्लास में पढ़ रखी होगी, जो कि आपका कब आया, 1934 में आया है। फिर उसके बाद सेवन समर्स, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इसकी अकेली ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, मेमोयर है, और जो कि 1951 में लिखा गया है, आ मेमोयर सेवन समर्स। उसके बाद द रोड करके एक इसका वर्क है, जो कि 1961 में आया है। डेथ ऑफ अ हीरो 1964। अब शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस में मेरे ख्याल से सभी को पता है, द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज एक कलेक्शन है। द पावर ऑफ डार्कनेस, द पावर ऑफ डार्कनेस है। उसके बाद लाजवंती एंड अदर स्टोरीज, देखो लाजवंती एंड अदर स्टोरीज कई बार पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो लाजवंती जो है वो आनंद राज, सॉरी, मुल्क राज आनंद ने लिखी है। तो ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑटोबायोग्राफी में नाम आ जाएगा इसका सेवन समर्स का, जो कि एक मेमोयर है। मॉर्निंग फेस इसी के अंदर एक पार्ट है, मॉर्निंग फेस। फिर पिलपाली साहब करके एक इनका वर्क है, जो कि वो भी ऑटोबायोग्राफिकल है। उसके बाद इनके जो और अदर नोटेबल वर्क हैं, द गोल्डन ब्रेथ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द गोल्डन ब्रेथ, स्टडीज इन 5 poets of the new India, स्टडीज इन 5 poets of the new India 1933 में है। उसके बाद इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं इनको। 1953 में इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला हुआ है। 1953 में 1953 में 1947-48 में वो इंडिया आए थे। उसके बाद उनकी राइटिंग्स उन्होंने जो भी लिखी, 1953 में उन्होंने इंटरनेशनल पीस प्राइज उनको मिला। ठीक है। उसके बाद 1968 में उनको पद्म भूषण मिला बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पद्म भूषण जो कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड है फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। उसके बाद उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, जो पद्म भूषण है वो एक हाईएस्ट अवार्ड होता है, और साहित्य अकादमी अवार्ड लिटरेचर के अंदर हाईएस्ट है। तो जो पद्म भूषण है वो 1968 में मिला, और साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में मिला है, 1971 में मिला है। और किसके लिए मिला है, द मॉर्निंग फेस के लिए मिला है, द मॉर्निंग फेस के लिए मिला है। इनको किस उससे किस किस ऑथर की वो दी गई है, अवार्ड किया गया है किस ऑथर के नेम से, तो चार्ल्स डिकेंस किस वर्क के लिए किया गया है, अनटचेबल के लिए किया गया है। नाउ सो दिस इज द मेन की पॉइंट्स ऑफ मुल्क राज आनंद। मुझे पता है आप लोगों को ढेरों ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, बट आई गारंटी that whatever I told you in this video, this is something new, something very interesting and important points for you, for examination point of view, for HPSC specially. Okay, so I hope you like this video. Please like, subscribe and share this video more and more. Thank you.